हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि हमने लास्ट क्लास तक अनुच्छेद 100 तक, आर्टिकल 100 तक हमने कर लिए थे। अब उसके आगे अनुच्छेद 121 से जो है 125 तक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और धीरे धीरे 25-25 आर्टिकल करके दोस्तों हम सारे आर्टिकल कवर कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि हाँ, मेरी तरफ से वीडियो लाने में बहुत देर हो गई है। बहुत सारी वजह थी दोस्तों वीडियो ना बना पाने की। घर में नॉइज़ था, कुछ फंक्शंस थे, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। और कई सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा है कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ही जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब मुश्किल से एक दिन के अंदर ही आपको एक एक करके सारी वीडियो मिल जाएगी। और एक दिन में दोस्तों आपको वीडियो मिलेगी कि आप ये सारे अनुच्छेद कैसे याद कर सकते हैं, किस तरह सबसे आसान तरीके से इन अनुच्छेद को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसके आगे के जो अनुच्छेद की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने अनुच्छेद 100 तक पढ़ लिया था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 101 और 102, जो कि संयुक्त रूप से दोस्तों बताता है कि इसमें संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको संसद के सदस्य कहा जाता है, और इनकी क्या क्या अयोग्यता है उसके बारे में बताया गया है। पहला, नागरिकता के निलंबन होने की स्थिति में। दोस्तों, अगर संसद के सदस्यों की नागरिकता निलंबित कर दी जाए तो वह संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद, लाभ का पद ग्रहण करने की स्थिति में, अगर कोई संसद का सदस्य है, लाभ का पद यानी कोई गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट का उसका चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दोस्तों अगर वो ग्रहण करता है तो उसकी जो संसद की सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद, यह वह पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में। ठीक है, अगर वो पागल या दिवालिया हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो संसद का सदस्य उसकी अयोग्यता मानी जाएगी। और 2 वर्ष तक के लिए कारावास हो जाने की स्थिति में, अगर संसद के किसी सदस्य को 2 वर्ष तक का कारावास हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये 101 और 102 में वर्णित है। ठीक है। और एक और है दोस्तों, जो कि 60 दिन से सत्र से गैर मौजूद हो जाने की स्थिति में जो है उसकी अयोग्यता मानी जाएगी, उसको संसद से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो 60 दिन तक लगातार जो है सत्र में मौजूद नहीं होता तो। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 103 की। अनुच्छेद 103 क्या बताता है दोस्तों? अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जाएगी। यानी दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि सांसद की जो सदस्यता है वो किसके द्वारा निलंबित की जाती है और किसके कहने पे की जाती है। तो जो सांसद है उसकी सदस्यता दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित की जाएगी, लेकिन किसके कहने पर? भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसके कहने पर जो है एक सांसद की सदस्यता को रद्द किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये जरूर याद रखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 104, अनुच्छेद 104, यदि निलंबित सांसद सत्र में आएगा तो उससे प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। दोस्तों, कुछ सांसद ऐसे हरामी सांसद होते हैं कि उनको निलंबित कर देते हैं, फिर भी वो संसद के सत्र में जरूर आते हैं। तो इसीलिए इसको देखते हुए 500 रुपए का जुर्माना, जो कि काफी बड़ा नहीं है, वो उन सांसदों से वसूल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेष अधिकार बताए गए हैं। पहला, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, ये बताऊंगा दोस्तों किन लोगों को। और दूसरी बात इसमें बताई गई है, संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। यानी अगर कोई संसद की कार्यवाही हो रही है तो उसका प्रकाशन, लाइव प्रकाशन या लाइव जो होता है दोस्तों वो आप जानते हैं। ठीक है। संसदीय विशेष अधिकार, कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती हैं। यानी दोस्तों, इस आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, पूरी बात ध्यान से समझेंगे। अगर कोई लोग जैसे नॉर्मल जर्नल लोग जो हैं वो संसद के किसी कार्य में भाग ले रहे हैं, तो सबसे पहले उनको भाषण देने की स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। और दूसरा, जो संसद की कार्यवाही है उसका जो लाइव प्रकाशन है वो किया जाएगा। ठीक है। तो ये 2 विशेषाधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 106 की, जो हमारे विधेयक चालू हो जाते हैं। यहां से हमारे दोस्तों विधेयक के बारे में चालू हो जाएगा। विधेयक यानी बिल्स। ठीक है दोस्तों।
अब अनुच्छेद 106 ये क्या कहता है, संसद के सदस्य के वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन किया गया। यानी संसद के जो सांसद हैं, जितने भी सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो इस अनुच्छेद के तहत डिसाइड किए जाते हैं। उनकी कटौती वगैरह वो सब इसी में लिखा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बिल्स। बिल्स जो कि विधेयक कहे जाते हैं, जो कि संसद के सदनों में पेश किए जाते हैं। अगर हमें कोई कानून बनाना होता है तो उसके लिए हम जो है कई तरह के बिल जो है पेश करते हैं। फिर वो एक सदन में पास होता है, फिर वो दूसरे सदन में पास होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, उसके बाद वो जो है कानून बन जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि दोस्तों जो विधेयक हैं वो कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। सबसे पहले तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पहला सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, सरकारी विधेयक क्या होते हैं, यह संसद में मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। संसद में मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक दोस्तों कौन से होते हैं, यह उनके द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो सरकारी वो होंगे जो सरकारी मंत्री पेश करेंगे, और गैर सरकारी दोस्तों कोई भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों विधेयक आखिर होते कितने प्रकार के हैं, तो नॉर्मली जो हमारा संविधान है उसमें 4 प्रकार के विधेयक आपको पढ़ने को मिलेंगे। 4 प्रकार के विधेयक वर्णित किए गए हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा मनी बिल, जिसको धन विधेयक कहा जाता है। तीसरा फाइनेंस बिल, जिसको वित्त विधेयक कहा जाता है। और अमेंडमेंट बिल, जो कि संशोधन विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के बिल ही बस आपको पढ़ने हैं और कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों साधारण विधेयक, हम बात करेंगे साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक क्या होता है दोस्तों, इसका जो साधारण विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 107 में बताई गई है। तो जब आप अनुच्छेद 107 पढ़ोगे तो आपको साधारण विधेयक की परिभाषा पता चल जाएगी। ठीक है, क्या है ये, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को छोड़कर सभी साधारण विधेयक कहलाते हैं। एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी दोस्तों आपका जो धन विधेयक है और वित्त विधेयक है, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी बिल हैं वो साधारण विधेयक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में पहले पेश किया जाता है, साधारण विधेयक पहले कौन पेश कर सकता है, तो ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो साधारण विधेयक है उसको पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो साधारण विधेयक को दोस्तों पारित करने की साधारण सी प्रक्रिया है, सबसे पहले 1 महीने पहले अध्यक्ष या फिर सभापति, अध्यक्ष का मतलब है दोस्तों अगर वो लोकसभा में पारित हो रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर वो राज्यसभा में पारित हो रहा है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं लोकसभा का जो होता है वो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो सभापति होता है। ठीक है, तो 1 महीने पहले अध्यक्ष या सभापति को इससे अवगत कराया जाएगा तथा अध्यक्ष या सभापति ही उसे पेश करने की तिथि निर्धारित करेंगे। पहले स्टेप का मतलब समझो दोस्तों, सबसे पहले अध्यक्ष या फिर सभापति को 1 महीने पहले बता दिया जाएगा, फिर वही लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, इसको कैसे पेश करना है, कितने समय बाद पेश करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में दोस्तों क्या होता है, फिर उस विधेयक को संसद में सामान्य चर्चा की जाती है। विधेयक की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। फिर दोस्तों जब वो विधेयक संसद के एक सदन में पहुंच जाता है तो उस पर चर्चा की जाती है और जिसकी एक एक प्रतिलिपि सदस्यों को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है, उस विधेयक पर एक सदन में मत किया जाता है। कोई भी विधेयक होता है दोस्तों उसको पास करने के लिए हमेशा वोटिंग जरूर की जाती है। ठीक है, बिना वोटिंग के कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टेप 4 में क्या होता है, प्रथम सदन में पारित होने के बाद उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी दोस्तों अगर विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर वो विधेयक राज्यसभा में पहले आया है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, इसी बीच में दोस्तों अगर जो आपने विधेयक पारित करने के लिए भेजा है अगर वो एक ही सदन में रहे, यानी लोकसभा ने उसको पहले पेश किया और वो लोकसभा में ही है, राज्यसभा में वो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब है विधेयक में कुछ गड़बड़ी है, वो रुक रहा है। तो इसी बीच जो है राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि वह अनुच्छेद 108 के तहत, जो कि मैंने आपको राष्ट्रपति की पावर्स में पढ़ाया था। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों यानी मान लो एक विधेयक है, उस पर 2-3 महीने से कोई भी जो है चर्चा नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा
और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाता है और अपने सामने उनको बिठा के बोलता है कि अब इस विधेयक पर तुम विचार करो कि क्या इरादा है तुम्हारा इस विधेयक पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अनुच्छेद 108 है जो कि संयुक्त अधिवेशन की बात करता है और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों स्टेप 5 में क्या होता है, पारित हो जाने के बाद जब ये विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो गया तो इस विधेयक को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए सौंप दिया जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो हस्ताक्षर कर देता है। फिर इन तीनों की सहमति से दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति से ये विधेयक जो है कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया होती है एक साधारण विधेयक को पारित करने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों जो बताता है हमें धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। दोस्तों अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है और इसी में 110 में, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि भारत में एक धन विधेयक होगा। ठीक है, वो अभी मैं प्रक्रिया के बाद आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें क्या है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर उसको बोलेगा तभी जो है वो धन विधेयक पेश किया जाएगा, वरना उसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। ठीक है, बाद में राज्यसभा पर उस पर सहमति व्यक्त करना जरूरी है, राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों धन विधेयक सदैव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही यह घोषणा करता है कि ये जो हम बिल पारित कर रहे हैं ये बिल एक धन विधेयक यानी मनी बिल है। ठीक है, वही इसकी घोषणा करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टेप 4 में क्या होता है, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है पर प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता। यानी दोस्तों जो फाइनेंशियल बिल है, ये बात दोस्तों आप एक बार खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है जितने भी आपके फाइनेंशियल बिल है वह मनी बिल हो सकते हैं। ठीक है, वो धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टेप 5 में जो है वो लोकसभा में पारित हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि 14 दिन तक राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया जाता तो ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो ठीक है, वही कहने का मतलब है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है, एक मानने वाली बात है। बाकी इसे भेजा तो राज्यसभा में भी जाता है। इसको 14 दिन की दोस्तों अवधि के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिन तक अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती तो वो स्वतः ही अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा बस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है इसमें। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 110 मैंने आपको बताया कि एक धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या क्या परिभाषाएं इसमें। धन विधेयक वह विधेयक होते हैं जिसमें किसी कर को लगाना, हटाना या संशोधन करने का नियम बनाना हो। यानी दोस्तों हमें कोई भी टैक्स वगैरह लगाना है, हटाना है या उसमें संशोधन करना है तो वो विधेयक दोस्तों धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं, भारत सरकार का कर या फिर ऋण लेना। दोस्तों भारत सरकार कोई ऋण लेती है आरबीआई से या किसी बाहर की कंपनियों से तो उस विधेयक को दोस्तों धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने या जमा करना हो तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। दोस्तों हमारी संचित निधि होती है, उसमें से अगर हम कोई धन ले रहे हैं तो उसको धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4th पॉइंट में देखो दोस्तों, किसी भी सरकारी व्यय को संचित निधि पर डालना हो। दोस्तों कोई भी सरकारी व्यय अगर संचित निधि पर डालना है, जो संचित निधि जहां से भारत सरकार पैसा लेती है उस पर डालना हो तो उसे जो है धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा है दोस्तों धन विधेयक की। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बताया गया है। बहुत कम लोग इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं दोस्तों। लोग ये तो जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती है, लेकिन किस आर्टिकल में है ये उनको मालूम नहीं होता। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वीटो पावर्स दोस्तों राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी होती है। पहली होती है आंतरिक वीटो, एक होती है निलंबनकारी वीटो और एक होती है दोस्तों जेवी वीटो। ये 3 वीटो पावर्स होती है। अब दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वीटो क्या है। वीटो का मतलब है दोस्तों जब भी कोई बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास वो जरूर जाता है। अब राष्ट्रपति के उसकी मर्जी है कि क्या वो उस बिल को पारित करना चाहता है ना, या उसको वापस लौटाना चाहता है या उसको जेब में रखना चाहता है। आंतरिक वीटो का मतलब है दोस्तों एक बार जो है उसको संसद में लौटा देना वापस कि तुम इस पर पुनर्विचार कर लो।
ठीक है, तो ये होता है आंतरिक वीटो। निलंबनकारी वीटो दोस्तों, राष्ट्रपति उसको मना कर देगा कि भाई हम ये कानून बना ही नहीं रहे, तुम कर लो जो करना है, मैं तो नहीं कर रहा अपनी सहमति व्यक्त। ठीक है, तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। और एक होता है दोस्तों जेवी वीटो। जेवी वीटो क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति उस जो विधेयक है जिस बिल को पास करना है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति उस विधेयक को उठाता है, अपनी जेब में डालता है और भूल जाता है। ठीक है, तो ये 3 वीटो जो है दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है दोस्तों आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी दोस्तों आप सब जानते हैं जो 1 फरवरी को होता है हर साल की, जिसे संघ का बजट कहा जाता है। यानी जो भारत सरकार का बजट होता है, बजट एक्चुअल में दोस्तों इसको बजट कहा जाता है, लेकिन इसका नाम बजट के नाम से नहीं है, इसको संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो जो भारत सरकार का बजट है वो अनुच्छेद 112 के तहत आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने येलो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स। संघ का वार्षिक आय एवं व्यय के लेखे जोखे को ही संघीय बजट कहा जाता है। यानी जितनी भी संघ की वार्षिक आय, जो उसके पास आय आएगी और जो वो खर्चा करेगा, उनका जो लेखा जोखा है उसको ही बजट किया जाता है। ठीक है, बजट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, हम सब जानते हैं। 3 सेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है बजट सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बजट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है हमेशा, ये जरूर आप याद रखना कि विपक्ष का जो नेता होता है वही बजट सेशन की अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप काफी लोगों से पूछोगे तो उनको भी मालूम नहीं होगा कि जो बजट सेशन होता है, जो बजट का सत्र होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो जो विपक्ष का नेता होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है दोस्तों अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 क्या कहता है, संचित निधि पर अनुमानित व्यय का प्रावधान। दोस्तों इसमें नॉलेज आपको फुल ऑन मिलेगी, कहीं भी किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। लेकिन ये सारे आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इनको अच्छी तरह समझ लो, दूसरी बार भी समझ सकते हो, बाकी तीसरी बार दोस्तों मैं आपको जो है करवाऊंगा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसमें सारे के सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जो कि केवल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक से लेके पूरे 495 प्लस जितने भी आर्टिकल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तकरीबन 100 से लेके 150 तक के करीब इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सिर्फ आपको वही याद करने हैं। और मैं याद करने की भी ट्रिक, आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि मैंने कैसे याद करे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 114 कहता है दोस्तों, सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाएगा। यानी दोस्तों मान लो सरकार को कोई काम करवाना है तो उसके लिए सरकार का जो फंड होता है संचित निधि, वहां से पैसा निकालना है। ठीक है, तो वहां से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा उसको विनियोग विधेयक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विनियोग विधेयक कहलाते हैं अगर सरकार को कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या कुछ विनिर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, भारत सरकार की संपूर्ण आय संचित निधि में जमा होता है, ये तो सब जानते हैं, और संपूर्ण व्यय भी संचित निधि से होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जा सकता है। ठीक है, संपूर्ण आय जो है, जो भारत की आय है वो संचित निधि में जाती है, जो भारत सरकार का व्यय है वो संचित निधि से होता है। और अगर संचित निधि से पैसा लेना है किसी को तो वही मैंने बताया आपको कि धन विधेयक पारित करना पड़ेगा। ठीक है, और वो संसद से पारित होगा। ठीक है, एक पॉइंट और देखिए दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उस पर टोटल रकम लिखी होती है। अगर मान लो सरकार को 1 लाख रुपए निकालने हैं तो उस पर 1 लाख रुपए की रकम लिखी होगी और ये भी लिखा होगा कि उनको किस कार्य के लिए निकालनी है, तभी जो है वो संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115, इसमें किसी कार्य के लिए संचित निधि से निकाले गए पैसे की कमी हो जाने पर संचित निधि से और पैसे निकालने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगर मान लो दोस्तों सरकार एक बिल्डिंग बना रही है, एक स्कूल बना रही है, तो उस स्कूल को बनाते बनाते सरकार का पैसा खत्म हो गया लेकिन काम आधा हुआ है, तो इसमें दोस्तों जो सरकार है वो दोबारा इसी काम के लिए जो पैसा लेगी संचित निधि से, उसके बारे में व्याख्या अनुच्छेद 115 में की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको समझ के छोड़ भी दोगे तो भी आप पे कोई कसर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 117 की। आर्टिकल 117 क्या कहता है? आर्टिकल 117 दोस्तों वित्तीय विधेयक की परिभाषा देता है, यानी दोस्तों फाइनेंशियल बिल जो होता है उसकी परिभाषा कौन देता है? आर्टिकल 117। ठीक है, यह राजस्व और करों से संबंधित विधेयक होता है। ठीक है, राजस्व जो कि हमारी रिवेन्यू होती है, ठीक है, उससे और करों से संबंधित विधेयक होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 118 की। अनुच्छेद 118 क्या कहता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया का नियमन बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 108। इसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने से पहले राष्ट्रपति जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इन दोनों को बुलाता है। तीनों आराम से टेबल पर बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि भाई नियम कानून क्या होंगे जो हम संयुक्त अधिवेशन बुला रहे हैं उसके। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 क्या होता है? इस अनुच्छेद के तहत संसद के जो कार्य हैं, जो संबंधित वर्ग है, उसके सभी जितने भी कार्य हैं वो समय के अनुसार होने चाहिए, यानी जिस डेट को संसद में कहा गया उसी डेट पर होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ मामलों में दोस्तों ऐसे कार्य होते हैं जो कि लेट हो जाते हैं, तो वो उतना जो है संसद इग्नोर कर देती है, तो हम भी इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 120 की। अनुच्छेद 120 में दोस्तों जो है कहा गया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। दोस्तों संसद में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अनुच्छेद 120 में लिखी गई है कि किस भाषा का प्रयोग संसद में होना है। तो संसद में दोस्तों आधिकारिक भाषा जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज सब जानते हैं हिंदी है, लेकिन अगर कोई बहस वगैरह करनी है या किसी और राज्य का जो है सांसद आया है और उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो अपनी भाषा में जो है वो स्पीच दे सकता है। इसीलिए संसद में एक प्रावधान किया गया है कि जो कागज वगैरह जितने भी होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे, लेकिन अगर कोई बहस वगैरह कर रहा है या कोई कन्वर्जेशन है तो उसमें संविधान में जितनी भी भाषा है उनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 121 की। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। यानी दोस्तों संसद में जो पार्लियामेंट है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके विषय में संसद में कोई भी बात नहीं की जाएगी। ठीक है, सब अलग अलग होगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 क्या कहता है? संसद के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ये दोनों अलग अलग कार्य करती है, ना तो ये इसके काम में टांग अड़ाएगा ना ये इसके काम में टांग अड़ाएगी, सब अपना अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी में कहा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसद में जो है अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल काफी बार पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। कौन सा आर्टिकल दोस्तों? अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे सर ये अध्यादेश क्या होता है, हमें अध्यादेश नहीं पता। अध्यादेश का मतलब है दोस्तों, मान लो 6 महीने हो गए और 6 महीने से संसद में कोई भी सत्र नहीं हुआ, ना तो बजट सत्र हुआ, ना मानसून सत्र हुआ और ना ही दोस्तों शीतकालीन जो कि विंटर सेशन कहलाता है वो हुआ। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अध्यादेश जारी करेगा, एक कागज पर लिख के कहेगा कि ये ऑर्डिनेंस जारी कर रहा हूं, 6 महीने से कोई भी जो है आपका सत्र नहीं हुआ है, आप जल्द से जल्द एक सत्र होने की आप प्रावधान कीजिए। तो दोस्तों ये अध्यादेश जारी होने के बाद हमारी जो सोती हुई गवर्नमेंट है वो जागती है और फिर जल्द से जल्द जो है वो सत्र करवाने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर 6 महीने से कोई भी सत्र नहीं हो रहा संसद में तो राष्ट्रपति एक कागज पर लिख के जारी करता है कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर जो है वो सत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम आर्टिकल 123 तक ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 124 से दोस्तों जो है न्यायपालिका शुरू हो रही है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में उसको न्यायपालिका के सारे आर्टिकल कवर करेंगे जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों 124 से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने ये 123 तक वीडियो बनाई है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए वीडियो दोस्तों यहाँ पर रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब दोस्तों 1-2 दिन में जो है आपकी वीडियो आती रहेगी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोस्तों वीडियो को ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना और कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।